लास्ट क्लास में कहाँ तक बताए थे? हेलो, याद है कुछ? इंटीग्रेटेड रेट जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन देख रहे थे। हाँ यही ना? लास्ट में इंटीग्रेट करके निकाले थे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या क्या निकाले थे लास्ट क्लास में, बताओ। उसमें पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाले, फिर इक्वेट किए थे और लास्ट में वैल्यू था x इक्वल्स टू k प्लस kt। x इक्वल टू केटी। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं उसको। हाँ रिएक्टेंट है, ठीक है। रिएक्टेंट से ये जा रहा है किसमें? प्रोडक्ट में जा रहा है, ठीक है। हाँ क्लियर है ना? यस सर। इसके लिए हम लोग रेट लॉ इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? आर इज इक्वल टू माइनस -1 डी आर बाई डी टी, टी। ये लिख, ठीक है। हाँ ये एक फॉर्म है, ये लिखने बताए थे ना। हाँ रेट ऑफ सर। रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी आर, रिएक्टेंट के टर्म में लिख रहे हैं तो माइनस डी आर बाई डी टी। और दूसरा हम लोग रेट लॉ इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं? अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो k इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ आर पे पावर जीरो, ये लिख सकते हैं। यस सर। दोनों तो रेट लॉ इक्वेशन ही है ना, अरे दोनों से रेट ऑफ रिएक्शन ही हमको मिलेगा। ये रेट लॉ इक्वेशन से आया है और ये वाला इनिशियली जो बताए थे सबसे शुरुआत में वो लिखने के लिए। क्लियर है? यस सर। अब जैसे यहाँ पे देखो, कोई भी रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट जा रहा है, इनिशियल कंसेंट्रेशन T इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं, इसका कंसेंट्रेशन कुछ C नॉट है। प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन क्या होगा? प्रोडक्ट का 0 होगा इनिशियली। 0 होगा। अब T इक्वल टू T पे मान लेते हैं इसका कंसेंट्रेशन हम लोग कुछ मान लेते हैं C नॉट माइनस एक्स, x और ये कितना फॉर्म करेगा? एक्स ही फॉर्म x करेगा। फॉर्म करेगा। और इसे C नॉट माइनस एक्स को हम लोग CT मान लेते हैं। CT मतलब कंसेंट्रेशन एट टाइम T। t CT मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। हाँ, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T। अब यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन आया R इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू K इंटू k इंटू r। कंसेंट्रेशन ऑफ R पे पावर जीरो है, तो किसी भी नंबर पे पावर जीरो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। हम लोग dt को उधर भेज दे रहे हैं, ठीक है। हाँ ये हो गया माइनस डी आर, dr और इधर इक्वल क्या हो गया? K इंटू dt। डी टी, ठीक है। हाँ ये क्लियर है ना? और yes, माइनस साइन को भी उधर ही ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ठीक है। माइनस साइन, ये वाला जो माइनस साइन इधर दिख रहा है ना, इसको हम लोग उस साइड भेज दें। तो माइनस साइन को अगर उधर भेज दिए तो देख लो यहाँ क्या बच जाएगा, बोलो। ये हो गया माइनस के डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ, लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे बताओ? इनिशियल टी को, ये डी टी का इंटीग्रेशन है। हेलो, हाँ तो इनिशियली टाइम क्या था? 0 था। 0 था। तो जब टाइम 0 है तो उस समय कंसेंट्रेशन कितना है रिएक्टेंट का? रिएक्टेंट का उस समय c नॉट था। C नॉट है। अब जब टाइम t हो जाएगा तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा? CT ct। होगा। हाँ अब इसको इंटीग्रेट करोगे, dr का इंटीग्रेशन क्या आएगा? dr का r आ जाएगा। r आएगा। और इसमें हाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करना है हमको? लिमिट c C नॉट नॉट से से ct CT। तक। और यहाँ माइनस k है, और dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t ही आएगा। t और इसमें लिमिट कहाँ से पुट करेंगे? 0 से 0 t से तक। t। तो अगर यहाँ r एक्चुअली क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में r लिए कंसेंट्रेशन ही बता रहा है ना, हाँ तो कंसंट्रेशन बता रहा है, तो यहाँ पे पहले पुट करेंगे, आर की जगह पे क्या आ जाएगा? ct। ct और उसके बाद माइनस C c नॉट, नॉट और इधर क्या आ गया? माइनस k, और t माइनस माइनस 0, ये क्या बच जाएगा? t बच जाएगा। kt। तो यहाँ पे क्या हो गया? ct इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दिए तो C नॉट माइनस kt। समझ में आया? ct इज इक्वल टू C नॉट माइनस kt। ये क्लियर है सबको? हेलो, यस सर। यहाँ पे ct क्या है बताओ? ct फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t।
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम time. टी, किसी भी टाइम टी पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है अगर तुमसे पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो जो सी नॉट, उसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन दिया रहेगा, सी नॉट क्या है? Initial concentration of हाँ, reactant. इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ Reactant. रिएक्टेंट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो तुमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसमें हम लोग क्या माइनस कर देंगे? के, Minus रेट K. कांस्टेंट जो दिया रहेगा, और इनटू जिस टाइम पे तुमसे पूछा गया है वो के इंटू टी का प्रोडक्ट उसमें माइनस कर देंगे। तो ये क्या निकल जाएगा हमको? सी टी का वैल्यू, मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम टी कैलकुलेट हो जाएगा। K का वैल्यू समझ दिया में? रहेगा. हाँ, के दिया हुआ रहेगा, कुछ सी नॉट भी दिया रहेगा, टाइम भी दिया, सारा दिया रहेगा, तुमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये इसके लिए एक्सप्रेशन हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट। दिख रहा है ना सबको? हाँ. कितने लोग आए हैं? हो गया? हो जाएगा तो बोलना। हेलो, हाँ सर। हो गया? लिख लिए इसको? Yes, हाँ sir. सर। हो गया ना? आगे बढ़े? हाँ. चलो, अब इसमें कुछ कुछ ग्राफ्स होते हैं वो प्लॉट करना है हम लोग को। जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ कुछ ग्राफ्स होते हैं। ये ग्राफ्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए एक बार ध्यान से देख लो। जैसे पहला ग्राफ जो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है, ये ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे देखो हम लोग ले रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे ये रिएक्शन था ना, आर से प्रोडक्ट, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग रेट ले रहे हैं। ठीक है, बताओ तो ग्राफ का नेचर क्या आएगा? जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ का नेचर क्या आएगा? कांस्टेंट होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था. इसके लिए क्या, जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर, और इस पे पावर क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। और तो किसी भी नंबर पे पावर जीरो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? वन। तो रेट का वैल्यू हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा? K के 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 बराबर. इक्वल ही होगा ना। और रेट कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। के हमेशा क्या रहेगा? टेम्परेचर पे ही सिर्फ डिपेंड करता है ना, ऐसे तो नॉर्मली कांस्टेंट ही रहेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किसके इक्वल हो गया? रेट कांस्टेंट। तो Rate कंसंट्रे constant. हाँ, कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चाहे कितना भी हो, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा क्या? नहीं. क्योंकि वो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? रेट कांस्टेंट के ही इक्वल होगा। तो इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा, देख लो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ भी हो, रेट का वैल्यू चेंज हो रहा है क्या जीरो ऑर्डर में? नहीं. नहीं हो रहा है। तो मतलब ये रेट का वैल्यू हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा? के ही इक्वल हो जाएगा। मतलब ये वाला जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? ये वाला के K को. समझ में आया? सर मतलब जीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं करेगा रेट? नहीं डिपेंड करेगा ना, क्योंकि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे पावर क्या आ जा रहा है? जीरो। जीरो आ जा रहा है। तो अगर जीरो आ जा रहा है तो उसका वैल्यू तो हमेशा वन ही रहेगा ना, चाहे कंसंट्रेशन कुछ भी चेंज होते रहे रिएक्टेंट का, तो वो वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? वन ही हो जाएगा। तो रेट किसके इक्वल हो जाएगा? हमेशा रेट कांस्टेंट के ही इक्वल रहेगा ना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना
कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। कर रहा है क्या डिपेंड? हेलो? नहीं कर रहा सर। हाँ, तो वो हमेशा क्या रहेगा? रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये पहला ग्राफ है, ड्रॉ करते जाना इसको साथ में। सेकंड ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाई एक्सिस पे और वर्सेस टाइम। ये ग्राफ बताओ तो कैसा आएगा? एक्स एक्सिस पे टाइम लिए हैं और वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिए हैं। तो सर ऊपर से नीचे जाएगा। हाँ, तो इसके लिए अभी ये क्वेश्चन हम लोग देखें तो सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, माइनस के टी। यही क्वेश्चन था ना? हाँ। अब यहाँ पे देखो सी टी क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। हाँ। सी नॉट क्या? इनिशियल कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। कम होते जाएगा। अब ये ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ का नेचर देखो कैसा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्म है। यस सर। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में अगर इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो y एक्सिस पे क्या लिए हैं हम लोग? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिए हैं। यस सर। ये ct क्या डिनोट कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही डिनोट कर रहा है ना। और x एक्सिस पे हम लोग क्या लिए हैं? टाइम लिए। टाइम लिए हैं। तो ये x के जगह पे ये टाइम है, मतलब स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या हो जाएगा बताओ? माइनस के हो जाएगा। नेगेटिव स्लोप। m का वैल्यू, हाँ नेगेटिव स्लोप है मतलब माइनस के होगा। तो मतलब ये कुछ ये इस टाइप का ग्राफ होगा। y इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या होगा? और ये y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा? y इंटरसेप्ट की जगह पे क्या है यहाँ पे? ये c नॉट हो गया। y इंटरसेप्ट की जगह पे यहाँ पे क्या है देख लो, c के जगह पे क्या है? c नॉट है ना। तो ये c नॉट से स्टार्ट होगा और ये डिक्रीज होते जाएगा, मतलब लीनियर स्लोप आ जाएगा, लीनियर ग्राफ होगा। टाइम के साथ साथ ये लीनियरली डिक्रीज करेगा। यहाँ पे देख भी सकते हो कि t इक्वल टू जीरो, जब टाइम जीरो है तो उस समय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? सी नॉट है। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम इधर बढ़ते जा रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होते जा रहा है? वो कम होते जा रहा है। तो ये लीनियर ग्राफ होगा ना, दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। बताओ तो वैसा वैसा टाइम बताओ, वैसा टाइम तुमको लोगों को बताना है जिस टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जीरो हो जाए। बताओ तो, ये वाला टाइम दिख रहा है ना? टी नॉट बाई के। हाँ, जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जा रहा है? जीरो। तो यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं सी टी। ये इक्वेशन हमको पता है, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। अब तुमको निकालना है टाइम एट विच रिएक्टेंट गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाना चाहिए? जीरो। जीरो हो जाना चाहिए। मतलब ct का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर ct को जीरो पुट कर दोगे तो जीरो इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी आ जाएगा। तो कौन सा टाइम हो गया जिसपे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जीरो हो जाए? बताओ, सी नॉट बाय क्या आ गया? के। के। तो ये t कौन सा टाइम है? वैसा टाइम है जिसपे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। मतलब अगर तुमको ये वाला वैल्यू पूछा जाए, यहाँ से ये तक, ये वाला डिस्टेंस अगर तुमसे पूछा जाए, ये वाला डिस्टेंस क्या डिनोट कर रहा है कि इतने टाइम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जा रहा है? जीरो। जीरो हो जाएगा। जीरो हो जा रहा है। तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? सी नॉट बाय के इक्वल हो जाएगा। होगा? हाँ। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। चलो, तो इसको नोट करते जाओ साथ साथ। क्या बोल रहे हो? हेलो?
आवाज कट रहा है, एक मिनट, बोलो फिर से। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है प्रॉपरली। मेरा नेटवर्क खराब है। सी नोट यहाँ पे क्या डिनोट करता है? सी नोट क्या डिनोट करता है? सी नॉट, सी नॉट ही पूछ रहे हो ना? हाँ सर, हेलो, सी नोट। सी नॉट डिनोट कर रहा है इनिशियल हाँ कंसंट्रेशन सर, ऑफ सी नोट पूछ रहे हैं। रिएक्ट। तो ये बताए थे ना, सी नॉट मतलब क्या हुआ, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ तो लिखा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जो शुरुआत में हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिए थे वही है। ठीक है, यस सर। चलो अब इसमें देखो एक और ग्राफ है, ये रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हम लोग ड्रॉ किए। एक ग्राफ है नेक्स्ट प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, कि अगर मान लो हम लोग यहाँ पे y एक्सिस पे ले रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और x एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं टाइम। ठीक है, इसका ग्राफ बताओ कैसा आएगा। जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। नेचर क्या आएगा ग्राफ का, बोलो। वैल्यू बढ़ेगा। हाँ ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन जाएगा। हाँ, ओरिजिन से ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्योंकि अभी देखे थे हम लोग कि टाइम t इक्वल टू जीरो पे, जब टाइम जीरो रहेगा तो उस समय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, जीरो। ये वाला एक निकाले थे ना हम लोग, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट जाता है, तो यहाँ नॉट है तो इसका कंसंट्रेशन क्या है, t इक्वल टू जीरो पे, प्रोडक्ट का जीरो है। t इक्वल टू टी पे ये मान लेते हैं सी नॉट माइनस एक्स, प्रोडक्ट का कितना आता है, x फॉर्म करेगा। और ये वाला एक्सप्रेशन हम लोग इंटीग्रेट करके निकाले थे कि x का वैल्यू जो है ये किसके इक्वल आता है, x इक्वल टू kt आता है। Yes. तो x यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन क्या होते जाएगा, टाइम के साथ बढ़ते जाएगा। अब t इक्वल टू जीरो पुट कर दें तो t इक्वल टू जीरो पे प्रोडक्ट का कोई कंसंट्रेशन होगा क्या, जीरो ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा उसका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होते जाएगा। मतलब y इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ है। यहाँ इंटरसेप्ट तो कुछ होगा नहीं ना, c का वैल्यू क्या है यहाँ पे, y इंटरसेप्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। क्लियर है, यस सर। पर टाइम के साथ बढ़ेगा और वो लीनियर ग्राफ होगा। रिएक्टेंट का भी लीनियरली टाइम के साथ घट रहा था, प्रोडक्ट का बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तीन ग्राफ है इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना सारे ग्राफ्स। ठीक है, नोट करते जाओ जल्दी जल्दी। हो गया, यस सर। चलो एक क्वेश्चन जैसे पूछ रहे हैं तुमको, ये कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड। वैसा टाइम तुमको निकालना है जिस समय रिएक्शन कंप्लीट होगा। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो बताओ तो, ये अभी बता क्या कि वैसा बता टाइम दीजिए। तुमको कैलकुलेट करना है जिस समय जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर रिएक्शन कंप्लीट होने की बात हो रही है, मतलब क्या होगा कि उस समय रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, जब रिएक्टेंट का ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या हो जाए, जीरो। जीरो हो जाए। जीरो हो जाए। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जब जीरो होगा तो उस समय वो टाइम निकाले था ना, अभी क्या टाइम आया था, P सी नॉट बाय, नॉट बाई के। के। हाँ तो ये एक्सप्रेशन सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी में हम लोग सी टी के जगह क्या पुट कर देंगे, जीरो। ये जीरो हो जाएगा। क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया, जीरो। और ये सी नॉट माइनस के टी, तो यहाँ से टी का वैल्यू क्या आ गया, सी नॉट बाय के। तो सी नॉट बाय के वैसा टाइम होगा जिस समय कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये 100% कंप्लीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, 100% कंप्लीशन। सर समझ में आ रहा है?
हाँ सर लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े थे कि कोई भी रिएक्शन पूरा कंप्लीट नहीं होता है, मतलब होते रहता है, लगता है कि स्टॉप हो गया, लगता है स्टॉप हो गया। लेकिन स्टॉप वो नहीं होता, रिएक्शन तो होते रहता है ना। अरे तो वो इक्विलिब्रियम था ना, उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। और ये समझ में आ रही? इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन थोड़ी ना कंप्लीट होता है। यस। इक्विलिब्रियम हम लोग रिवर्सिबल में ही बात कर पाएंगे ना, वो अलग चीज है। ठीक है। हाँ सर इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट होगा 100%? हाँ, क्यों नहीं कंप्लीट होगा? मतलब हम लोग प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली देखते हैं, ये सारा कैलकुलेशन जो है ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ही है। सर हम ठीक है। प्रैक्टिकली पूछ रहे हैं। हाँ, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं ना। प्रैक्टिकली एफिशिएंसी कभी 100% नहीं हो सकता है ना। तो हम लोग ये सारा जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये सारा थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है। यस सर। ये क्लियर है ना कि टाइम पूछा जाएगा कि वैसा टाइम तुमको निकालना है जीरो ऑर्डर के लिए जब वो 100% कंप्लीट हो जाए रिएक्शन, तो वो टाइम क्या हो जाएगा? सी नॉट बाय के। ये अब इसी में होता है एक हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड मतलब क्या होता है, इसको लिख लो। इसको डिफाइन करते हैं हम लोग कि टाइम, ये एक्चुअली एक टाइम है, टाइम आफ्टर विच 50% of the reactant gets consumed। कि वैसा टाइम निकालना है, वैसा टाइम जिस समय की 50% ऑफ द रिएक्टेंट अगर कंज्यूम हो जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। इट्स कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। समझ में आया? हाफ लाइफ मतलब आधा रिएक्टेंट, मतलब 50% ऑफ द रिएक्टेंट क्या हो गया है, वो खत्म हो गया है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, देखो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको टी 50% से डिनोट करते हैं या फिर टी हाफ लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टी 50% मतलब 50 हो गया, कंज्यूम हो गया, या फिर टी हाफ। ठीक है, तो बताओ तो इसका वैल्यू क्या आएगा? टी 50% या टी हाफ का वैल्यू तुमको कैलकुलेट करना है जीरो ऑर्डर के लिए, कैलकुलेट करके बताओ तो क्या आएगा? आया कुछ? C0/2K। हाँ, सी नॉट बाई टू। सबका आ गया क्या? यस सर। देखो यहाँ पे सी टी, ये एक्सप्रेशन याद रखना हमेशा। सी टी जीरो ऑर्डर के लिए आया, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। अब हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, मतलब टी हाफ का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और टी हाफ का मतलब क्या होता है कि वैसा टाइम होता है जिस समय रिएक्टेंट का 50% कंज्यूम हो जाएगा। तो इनिशियली अगर हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सी नॉट लिए थे, सी नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। समझ में आया? तो हाँ अगर ये 50% कंज्यूम हो जाएगा, तो 50% कंज्यूम हो गया तो बचेगा कितना? C0/2 बचे। सी नॉट बाई टू। अगर मान लो ये 50% कंज्यूम हो गया, तो 50% कंज्यूम हो गया मतलब सी नॉट बाई टू कंज्यूम हो गया है। ठीक है, सी नॉट बाई टू क्या हो गया है? वो कंज्यूम हो गया है। तो सी नॉट बाई टू अगर कंज्यूम हो गया है तो बचा कितना? C0/2। सी नॉट बाई टू ही बचेगा ना, क्योंकि हम लोग C0/2 बचा। यहाँ पे कैसे निकाले? सी नॉट माइनस सी नॉट बाई टू। तो लेफ्ट ओवर कितना हो गया? सी नॉट बाई टू ही बचा। और यहाँ सी टी क्या डिनोट करता है? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी मतलब उस टाइम पे कितना कंसेंट्रेशन है अवेलेबल रिएक्टेंट का, तो कितना बचा हुआ है बताओ तो? सी नॉट बाय 2। टू बचा हुआ है। ठीक है, और इक्वल टू सी नॉट माइनस के। और इसी टाइम, ये टाइम कौन सा टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? टी हाफ ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना, जिस यस। टाइम पे रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन क्या हो जाए? 50% कंज्यूम हो जाए, तो वही टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ के टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट बाय C0/2। टू। तो यहाँ पे टी हाफ का वैल्यू क्या आ गया? सी नॉट बाय टू के। C0/2 के। समझ में आया?
ये टी हाफ का वैल्यू किसके लिए है? कौन से ऑर्डर के लिए हम लोग कैलकुलेट किए हैं? जीरो ऑर्डर order। रिएक्शन के लिए। तो ये ध्यान रखना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का वैल्यू क्या होता है, ये याद रखना एक्सप्रेशन हमेशा, सी नॉट बाय 2k। 2K। अब सी नॉट यहाँ पे क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और के क्या है? K तो रेट कांस्टेंट। हाँ, रेट कांस्टेंट, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना इसमें? देख लो। चलो तो जल्दी जल्दी इसको नोट करते जाओ, इस पे क्वेश्चंस कराते हैं अब। नोट कर लोगे तो बोलना। कर लिए सर। हो गया? चलो, इसमें देखो एक हम लोग ये एक नोट करके लिख लेना। जैसा मान लो यहाँ बात की T50%, तो T50% का मतलब क्या हुआ कि वैसा टाइम जिस समय रिएक्टेंट का कंज्यूम हो गया है, उसी को बोल रहे हैं T50। समझ में आया? सर अब आवाज जैसे मान लो कोई, हाँ हेलो, आ रहा है अब? हाँ सर आवाज हम्म, आ रहा है सर। चलो। T50% अभी देखे थे ना हम लोग, T50% का मतलब क्या हुआ कि वो ऐसा टाइम जिस समय रिएक्टेंट का कंसेंट 50 कंज्यूम हो जाए, यही है ना? अब जैसे मान लो कोई जनरलाइज तुमको Tx% मतलब क्या हुआ कि वो ऐसा टाइम, ये नोट करके लिख लेना कि टाइम आफ्टर विच x reactant gets consumed। समझ में आया? अगर कहीं पे Tx% दिया हुआ है, इसका मतलब Tx कौन सा टाइम तुमसे पूछा जा रहा है कि वो ऐसा जिस समय टाइम X तुमको, हाँ, वो ऐसा टाइम तुमको निकालना है जिस टाइम पे रिएक्टेंट का x% जो है वो कंज्यूम हो चुका होगा। क्लियर है ना? जैसे T50% का मतलब क्या हुआ था कि वैसा टाइम जिस कैलकुलेट समय किए जिस समय रिएक्टेंट का 50% खत्म हो चुका है। उसी तरह ये एक्चुअली क्या डिनोट करता है कि कितना है, ठीक है, ये हमेशा नोट करना। तो जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, इसमें कैलकुलेट करो तुम लोग। जीरो ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो पहला दे रहा है T100% बाय T75%, इसका रेशियो निकालना है। दूसरा T75% बाय T50%, इसका रेशियो निकालना है। करो तो। जीरो ऑर्डर के लिए ही कैलकुलेट करना है, ये सारा रेशियो निकालना है तुमको जो दिया हुआ है।
पहला 4/3, दूसरा 3/2। पहला क्या आ गया 4/3। 3 चलो दूसरा 3/2। 3/2 हो गया सबका। हेलो बना रहे हो बाकी लोग? हाँ सर बना रहे हैं। आया कुछ आंसर? बनेगा या नहीं बनेगा बताना होगा, बोलो। बन गया सर। आ गया आंसर, मिला लो। यही है, पहला का आंसर है 4/3 और दूसरा का 3/2। किसी को डाउट है तो बोलो, बता देते हैं। है डाउट? आशुतोष, हेलो। सर उसका नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। बाकी सबसे बन गया है? यस सर। किसी को डाउट है तो बताना है तो बोल दो, बता देते हैं। चलो एक बार देख ही लो। टी 100% हम लोग कैलकुलेट यहाँ पे कर ही चुके थे। टी 100% का वैल्यू कितना आया था? C0/K। हाँ, जीरो ऑर्डर के लिए पहले कैलकुलेट कर चुके थे, देख लेना ऊपर। मतलब जब रिएक्टेंट पूरा पूरा खत्म हो जाएगा तो ये C0/K है। अब दूसरा हमको टी 75% निकालना है। तो टी 75% का मतलब क्या होता है कि वैसा टाइम तुमको निकालना है जिस समय 75% रिएक्टेंट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो देखो ये वाला एक्सप्रेशन बताया था ना, Ct इक्वल टू C0 माइनस KT। अब ये Ct क्या डिनोट कर रहा है कि उस समय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कितना बचा हुआ है। अगर 75% खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना? तो 25% बचेगा। 25% बचेगा। तो इनिशियली अगर मान लो हम लोग रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन C0 लेते हैं तो इसका 75% कितना हो जाएगा? 3C0/4 हो जाएगा। इसका अगर 75% निकालोगे तो 75% ऑफ C0 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3C0/4 हो गया। मतलब इतना तो खत्म हो चुका है ना, 3C0/4। तो बचा हुआ कितना है बताओ? C0 माइनस 3C0/4। ये कितना बचा हुआ मिलेगा हमको? C0/4। तो ये Ct का वैल्यू क्या हो गया? C0/4 हो गया। और ये क्या हो गया? C0 माइनस KT। और ये T कौन सा T निकाल रहे हैं हम लोग? T 75%। तो वैसा टाइम जिस समय 75% कंज्यूम हो चुका है। तो T 75% का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? C0/4 के हो जाएगा। सॉरी, हाँ 3/4 के। 3C0/4 के। T 75% कितना हो गया? 3C0/4 के। यहाँ तक किसी को डाउट? अब यहाँ पे हमको रेशियो ही लेना है, T 100% बाय T 75%। तो ये करोगे तो ये कितना आ जाएगा? C0/K। और ये डिवाइड करोगे तो 4 के ऊपर चला गया और 3C0 क्या आ गया? नीचे है। तो ये कितना रेशियो आ गया? आंसर क्या आ जाएगा बोलो? C0 कैंसिल आउट हो गया, K कैंसिल आउट हो गया, तो 4/3 हो गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अब दूसरा तो आसान है, ये पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला देखो हम लोग कैलकुलेट कर ही चुके हैं। दूसरा वाले में क्या पूछा गया है तुमसे? T 75% बाय T 50%। तो ये दोनों वैल्यू तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। T 75% का वैल्यू अभी निकाले हम लोग, कितना है? 3C0/4 है। और T 50% का वैल्यू कितना है? C0/2 के। ये निकाले थे ना अभी ऊपर। हाँ सर। तो ये क्या आ गया? C0/2 के। तो 2 के ऊपर चला गया और नीचे क्या आ जाएगा? C0। तो C0 कैंसिल, ये कैंसिल, और ये 2 टाइम्स चला जाएगा। तो ये आंसर क्या आ गया? 3/2। कोई डाउट? सिंपल क्वेश्चन याद रखो और इसको पुट कर दो। Ct इज इक्वल टू C0 माइनस
KT जीरो ऑर्डर के लिए ये याद रखना है। अब यहाँ पे कौन क्या क्या डिनोट करता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर T तुमको बताया है अभी कि T X% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि वैसा टाइम जिस समय X% रिएक्टेंट क्या हो जा रहा है, कंज्यूम हो जाता है। और यहाँ पे CT क्या डिनोट करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, उस टाइम पे कितना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बचा हुआ है वो तुमको यहाँ पे लिखना है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है? कर लोगे ना इससे रिलेटेड क्वेश्चंस? यस सर। चलो अब इसमें देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लो तुमको अगर नहीं भी दिया हुआ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मेंशन नहीं भी किया हुआ है, तो ये कुछ कुछ केस याद रखना कि ये सारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही होते हैं। एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वैसे तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करते हैं कोई भी ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर, लेकिन कुछ कुछ केसेस में जैसे फिक्स होता है जनरलाइज्ड कि इस टाइप का रिएक्शन होगा तो उसमें जीरो ऑर्डर ही होता है। एग्जांपल है ये सारा भी एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट किया गया। H2 + Cl2, जैसे ये रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है और ये बनाता है HCl। तो इसका जो रिएक्शन होता है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये भी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया है। तो इसका अगर हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखें तो K × कंसंट्रेशन ऑफ H2 और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, और इन पे पावर क्या आ जाता है जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो सम क्या आना चाहिए, दोनों के रिएक्टेंट पे जो पावर है इनका सम क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल। इसमें एक चीज नोट करके लिखना, ये सब लिखते जाओ नोट, एग्जांपल है मेनली जीरो ऑर्डर का। जनरली द डिकम्पोजिशन of a gas on the surface of metal, at higher concentration follows zero order reaction, kinetics। ये ध्यान रखना कि जनरली अगर डिकम्पोजिशन ऑफ गैस किसी भी मेटल के सरफेस पे हो रहा है तो वो जनरली कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही फॉलो करेगा। जैसे मान लो कि NH3 गैस, अमोनिया गैस का डिकम्पोजिशन हम लोग करा रहे हैं प्लैटिनम के सरफेस पे, प्लैटिनम मेटल के सरफेस पे, ये N2 गैस और प्लस 3H2 गैस, ये भी क्या फॉलो करेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए अगर रेट लिखे हम लोग तो रेट इज इक्वल टू K × जीरो ऑर्डर फॉलो कर रहा है मतलब कंसंट्रेशन ऑफ NH3 पे पावर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये हो गया। तो जनरली ये ध्यान रखना है कि तुमको डिकम्पोजिशन ऑफ गैस किसी भी मेटल के सरफेस पे हो रहा है तो वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। इसके लिए भी अगर रेट लिखे तो R इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HI पे पावर क्या आ जाएगा, जीरो। ये सारे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इन सभी को नोट कर लो। सर इसमें लिखे हायर की कंसंट्रेशन पता कैसे चलेगा? ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, तुमको पता नहीं करना है, ये बस ध्यान रखना। ठीक है, वो सारा एक्सपेरिमेंटली ही निकाला गया। ये एग्जांपल बताया जा रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल्स कहाँ कहाँ मतलब फॉलो। वैसे क्वेश्चन में तुमको मोस्ट प्रोबेबली हमेशा मेंशन किया हुआ ही रहेगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तुमको मेंशन किया हुआ रहेगा, नहीं तो तुमको K का वैल्यू दिया रहेगा। तो हम बताए थे ना लास्ट क्लास में, K का यूनिट देख के भी हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बताए थे ना लास्ट क्लास में। तो अगर तुमको ऑर्डर मेंशन नहीं किया हुआ है तो उस केस में तुमको K का वैल्यू दिया रहेगा, K का यूनिट दिया हुआ रहेगा। तो K का यूनिट देख के भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर बोलो। क्या सर वो R इज इक्वल टू जो लिखे है ना के, सर R इक्वल टू K,
ब्रैकेट में HI जो लिखा है वो वाला कैसे लिखते हैं? ये रेट लॉ एक्सप्रेशन बताए तो थे फर्स्ट क्लास में। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant raised to power or raised to some power which is known as order of the reaction। ये पहला क्लास देखो, पहला क्लास में ये लिखने बताए थे, जैसे ये बताए थे ना कि A प्लस बी और मिलके अगर ये C प्लस डी है तो इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उस पर पावर कुछ m और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दूसरा b और रेज टू पावर n। यहाँ पे m और n क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। m है ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a और n है ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू b। ये तो पहला क्लास में ही बताए थे रेट लॉ एक्सप्रेशन जहाँ पे लिखने बताए। और इसी में यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है k। ठीक है, किसका डाउट था? मेरा हाँ, पहला वाला क्लास जो बताए थे वहाँ पे लिखने रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसमें देख लेना जाके। ठीक है सर सेकंड लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड नहीं किए हैं सर? सेकंड लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड नहीं किए हैं? सेकंड लेक्चर फर्स्ट लेक्चर ही दो बार कर दिए हैं। अच्छा, फर्स्ट ही लेक्चर दो बार अपलोड कर दिए हैं। सेकंड वाला नहीं हुआ है। अमरतुल सर को बोले थे तभी तो लगता नहीं देख लीजिएगा, कहेगा अमरतुल सर को बोले थे तभी तक तो नहीं हुआ है। शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा वो वाला। ठीक है, पीडीएफ तो मिला था ना तुम लोगों को? नहीं सर, वो भी नहीं मिला है। पीडीएफ मिला, हाँ, तो पीडीएफ से ही देखना पड़ेगा। हाँ, उसको देख लेना, शायद वो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। ठीक है, एक बार देख लेना पीडीएफ से, कोई डाउट होगा तो क्लियर कर लेना। चलो, जीरो ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम है किसी को? ये हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो तुम लोग के सिलेबस में दो ही है, एक जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है डिटेल में। तो जीरो ऑर्डर हो गया कंप्लीट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने बुकलेट मिल गया है ना तुम लोगों को बुकलेट? सर लेक्चर पीडीएफ भी नहीं आया है। ठीक है, वो लेक्चर पीडीएफ बोल देंगे, दे देना। ये बुकलेट मिला है कि नहीं? इसका मिल गया है ना पीडीएफ? हाँ बुकलेट मिल गया है। हाँ ठीक है, तो उसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे जीरो ऑर्डर पे बेस्ड, वो सारा कर लेना तुम लोग। ठीक है, दो ही डिटेल में पढ़ना है तुम लोगों को, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया, सारा हो ही गया। देख लो एक बार, किसी को कोई डाउट है किसी पोर्शन में तो बोलो, नहीं तो हम लोग आगे फर्स्ट ऑर्डर। हेलो, यस सर। आवाज आ? आवाज तो नहीं आ रहा अच्छा से। नहीं आ रहा आवाज? अभी ठीक है। हाँ, तो जीरो ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम है तो देख लो एक बार। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट करेंगे।
कोई डाउट है किसी को? नो सर, अभी तक तो नहीं। अरे यार, इसमें होस्ट कैसे चेंज हो जा रहा है बार बार? सर आप लेफ्ट कर दिए होंगे। लेफ्ट तो नहीं किए हैं। ओ भाई, ये हम आशुतोष फिर होस्ट, से रिज्वाइन करो तो तुम। ठीक है। एक बार लीव करके फिर से रिज्वाइन करो। शेयर नहीं हो रहा नहीं तो स्क्रीन। हाँ चलो ठीक। आ गया स्क्रीन ना अब? हेलो, आ गया। हाँ आ गया ना? चलो अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आज बस इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाल के ही छोड़ देंगे, बाकी तुम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, ठीक है? तो सिंपली देखो, जैसे जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग डिराइव किए था ना इक्वेशन, सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, याद है ना? वो याद रखना है हमेशा, ठीक है? उसी तरह फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हमको डिराइव करना है। क्लियर है? तो जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्डर की केस में भी हम लोग कर रहे हैं, रिएक्टेंट से ये किस में जा रहा है? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, बोलो जल्दी। प्रोडक्ट में। अब यही है, टी इक्वल टू जीरो पे इसका कंसेंट्रेशन मान लेते हैं कुछ सी नॉट है। प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन क्या होगा? जीरो। टी इक्वल टू टी पे ये सी नॉट माइनस एक्स हो गया, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। और इसे सी नॉट माइनस एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सी टी बोलते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। टी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे इसके लिए, बताओ तो दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या हो जाएगा? एक लिख सकते हैं हम लोग माइनस डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। हेलो, हाँ। एक माइनस डी आर बाई डी टी हो गया, और दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग? दूसरा टी इंटू के आर पे पावर वन। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इस पे पावर क्या हो जाएगा? पावर वन। पावर वन होगा। क्योंकि अब जीरो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग कर रहे थे। यहाँ ये फर्स्ट ऑर्डर है। किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर डिराइव कर रहे हैं तो पावर क्या लिखना होगा? वन। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? क्या बोलो जल्दी। नहीं है सर। नहीं है ना? चलो अब इसी को इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। टी को उधर भेज देते हैं, और अब यहाँ आर वाला टर्म कैंसिल आउट तो नहीं होगा। वहां पे तो पावर जीरो होता था, तो उसको क्या लिख देते थे हम लोग? वन लिख देते थे। अब यहाँ पे क्या होगा? इसको हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है? इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे देखो डी आर, और आर को हम लोग नीचे ले आए इधर, और डी टी को उस साइड भेज दिए, के इंटू डी टी, और माइनस साइन भी उधर भेज दिए। ये बात समझ में आया सबको? हाँ, वो एक्सचेंज कर दिए। हाँ। अब यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन पढ़े हो ना? अब यहाँ टाइम टी इक्वल टू जीरो है। टाइम टी इक्वल टू जीरो पे रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कितना है? सी नॉट है। ये नॉट है। टाइम टी इक्वल टू टी पे इसका कंसेंट्रेशन क्या है? सी टी है। कंसेंट्रेशन कितना है इसका? सी टी। ठीक है। अब जैसे तुमसे पूछा जाएगा, ये इंटीग्रेशन तो पढ़े हो ना? वन बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स पर अरे एल एन एक्स होता है ना? भूल गए सब। वन बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल एन एक्स। तो उसी तरह यहाँ पे देखो डी आर बाय आर है, तो वही चीज है ना? उसी फॉर्म में है। देख लो, दोनों का फॉर्म क्या है? सेम ही है ना? हाँ। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स की जगह पे बस यहाँ पे आर हो गया, एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है? आर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका? एल एन आर आ जाएगा। यही हो गया ना? इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा उसका? एल एन आर हो जाएगा। हाँ सर। और लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे बताओ? लिमिट सी नॉट से सी टी। अब यहाँ देखो माइनस के है, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी ही होगा। टी।
और यहाँ पे लिमिट कहाँ से पुट करेंगे, 0 से t के बीच में पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू जब पुट करोगे, लिमिट जब पुट करोगे तो r की जगह पे अब क्या पुट करेंगे, ct, ln ct हो गया और माइनस ln c नॉट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो और सर इधर क्या हो गया, आर के जगह पर सी टी माइनस सी नोट कर रहे हैं। हाँ r की जगह पे हम लोग पुट करते हैं ना वो वैल्यू, हाँ, लिमिट जब पुट करते हैं yes sir। तो एक बार फाइनल पुट करते हैं और उसके बाद इनिशियल उसको माइनस करते हैं ना। हाँ, तो ये एक बार ct पुट किए और उसमें माइनस ln, एक दूसरे बार c नॉट पुट किए, और यहाँ पे t माइनस 0 पुट करेंगे तो t ही आ जाएगा। कोई डाउट? नहीं। अब यहाँ देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं ln ct बाय c नॉट, ये पढ़े होगे ना, ln a हाँ, माइनस माइनस ln b। ये क्या होता है, ln a बाय b होता है लॉग का प्रॉपर्टी। तो वही लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ln हाँ, ct माइनस ln c नॉट क्या हो जाएगा, ln c नॉट बाय ct, और KT, इधर किसके इक्वल हो गया, माइनस kt KT। के। अब देखो यहाँ पे ln है, मतलब यहाँ पे बेस क्या है इसका बताओ तो, ln लिखा हुआ है मतलब ln के केस में बेस हमेशा क्या रहता है, e रहता है। ये रहता है। तो बेस अगर e रहता है तो हम लोग इसको अगर ऐसे लिखें तो ct बाय c नॉट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e पे पावर माइनस kt। ये भी लॉग का प्रॉपर्टी है, पढ़े हो ये? ये हाँ हाँ लग सर। हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे log 10 है और 2 है, और यहाँ पे मान लो कुछ x है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना हम लोग, 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 पे पावर x हो जाता है। ये वाला प्रॉपर्टी पढ़े हो लॉग का? हाँ, हाँ सर तो पढ़े। वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो सी टी बाय सी नॉट क्या हो जाएगा, e पे पावर माइनस माइनस के KT। टी, ठीक है। और यहाँ पे हमको निकालना है सी टी का वैल्यू, तो सी टी क्या हो गया, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के टी। ये एक्सप्रेशन हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए क्या आया था, सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, वो लीनियर इक्वेशन आया था। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आ गया, सी टी इक्वल टू सी नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के टी, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ रहा है, हम्म, ठीक है। तो एक हाँ, बार इसको, ये इसका एक्सप्रेशन है, ये ध्यान रखना है हमेशा। ये इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, इंटीग्रेट करके हम लोग ये एक्सप्रेशन डिराइव किए। तो इसको नोट करो, पहले लिखते जाओ। सर एक चीज पूछना था हाँ बोलो। सर, ये भूल गए कि इंटीग्रेट क्यों करते हैं इसको यहाँ पे। इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना ये वैल्यू, तो इंटीग्रेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में निकालना है हमको, कितना चेंज हुआ, तो इंटीग्रेट करके ही निकालते हैं ना हम लोग, ठीक है। वो टाइम कि उतने टाइम इंटरवल में कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हुआ होगा, तो वो चेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, वो इंटीग्रेट करके ही निकालते हैं। यस सर। इंटीग्रेशन में कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। इंटीग्रेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लॉग के प्रॉपर्टी में भी देख लो, कहीं भी कोई डाउट हो रहा है डिराइव करना, क्योंकि ये स्कूल एग्जाम में डेरिवेशन से पूछता है, तो ये सब अच्छे से देख लो। ठीक है, कोई डाउट? हेलो, नहीं सर कोई डाउट नहीं। लिख लिया ना, इसको नोट करते जाओ साथ साथ ही। कर लिए सर। लिख लिया डेरिवेशन। अब इसमें भी देखो ग्राफ बता देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ग्राफ जैसे हम लोग जीरो ऑर्डर में 3 ग्राफ डिस्कस किए थे ना, उसी तरह हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के केस में भी 3 ग्राफ डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो पहला केस है, पहला ग्राफ जो लिख रहे हैं हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम बताओ तो। अब ये क्या लीनियर, हमको ये तो पता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा ना। टाइम अगर बढ़ेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा ऑब्वियसली। लेकिन जीरो ऑर्डर में हम लोग क्या देखे थे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लीनियरली कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे लीनियरली कम होगा क्या, नहीं। यहाँ पे e पे पावर माइनस है, मतलब ये एक्सपोनेंशियली कम होगा। कैसे कम होगा,
एक्सपोनेंशियली, तो ये ग्राफ कुछ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अब वो लिनियर ग्राफ नहीं आएगा, ये कैसा ग्राफ आएगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा। और ये वाला जो इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, ये सी नॉट, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना था, सी नॉट था, और उसी से कम होते जा रहा है ना धीरे धीरे, और ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा, ये ध्यान रखना। 0 ऑर्डर में वो लिनियरली डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो, लास्ट में पैरेलल हो जाता है। हाँ ये बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। मतलब उस फर्स्ट ऑर्डर अगर कोई भी रिएक्शन है तो उसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है, वो हाँ। बताएंगे क्यों, नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे हम लोग। ये हम लोग रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अब अगर प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा आएगा बताओ। तब तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, तो 0 ऑर्डर में हम लोग क्या देखे थे, ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा था, ओरिजिन से स्टार्ट होकर लीनियरली बढ़ रहा था। अब यहाँ पे भी बढ़ेगा टाइम के साथ, बट लीनियरली नहीं बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली, तो एक्सपोनेंशियली ये इंक्रीज होता है, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा, ठीक है, टाइम के साथ ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। दूसरा ग्राफ ये हो गया। एक और ग्राफ हम लोग प्लॉट किए थे, बताओ, रेट वर्सेस रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बताओ तो कैसा आ जाएगा इसमें। रेट वर्सेस शायद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था। हाँ, तो रेट वर्सेस टाइम, जैसे अभी इसके लिए रेट ला एक्सप्रेशन क्या था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, आर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, के इंटू आर पे पावर 1 हो जाएगा ना। अब 0 ऑर्डर में क्या हो जा रहा था, यहाँ पे आर पे पावर 0 हो जा रहा था, ठीक है, तो आर पे पावर अगर 0 हो जा रहा है तो इसका मतलब वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा था क्या उस समय 0 ऑर्डर में, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कर रहा था ना। हेलो, बोलते जाओ, नहीं कर रहा था, क्योंकि वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किसके इक्वल था, के ही इक्वल आ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे अब पावर 0 तो है नहीं, पावर 0 नहीं है ना, पावर 1 आ गया। इसका मतलब अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर चेंज होगा, आर का वैल्यू अगर चेंज होगा, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। अब कैसे चेंज होगा बताओ, कैसे चेंज होगा, अगर ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो y इक्वल टू mx वाला ग्राफ है। नहीं सर, हेलो, एक्सपोनेंशियल होगा ना, क्या बोल रहे हो, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा ना इसमें भी। एक्सपोनेंशियल कैसे ग्राफ होगा, e पे पावर कुछ x थोड़ी ना दिख रहा है तुमको, हम किसके किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं, ये देखो ना, रेट और टाइम है। हाँ सर, रेट वर्सेस टाइम, तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो चेंज होगा ना, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर चेंज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में रिलेशन कैसा है, देखो y इक्वल टू mx वाला रिलेशन है। हाँ सर, तो y इक्वल टू mx वाला रिलेशन है, तो ये कैसे इंक्रीज होगा, लीनियरली। कंसंट्रेशन के टर्म्स में होगा ना, y इक्वल टू mx, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। पहला ग्राफ में सर कंसंट्रेशन था, टाइम नहीं था। क्या चीज, वो सबसे पहला जो ग्राफ पता था ना 0 ऑर्डर के लिए, उसमें रेट वर्सेस शायद कंसंट्रेशन था, टाइम नहीं था। कौन सा, सबसे पहला लास्ट क्लास की स्टार्टिंग में। अच्छा अच्छा, ये बोल रहे एक्स एक्सिस वाला, सॉरी, हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स एक्सिस में, हाँ यहाँ, सॉरी ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रेट वर्सेस टाइम नहीं है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देख लो, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। y इक्वल टू mx वाला ग्राफ है, सिंपली स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, पावर 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 ऑर्डर में क्या था, पावर 0 हो जा रहा था, तो r का वैल्यू हमेशा k के इक्वल था, लेकिन यहाँ पे k के इक्वल होगा क्या, नहीं, ठीक है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, y इक्वल टू mx वाला फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई डाउट।
लेकिन तो रिएक्टेंट तो एक्सपोनेंशियली तो घट रहा है ना, क्या चीज? रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट तो एक्सपोनेंशियली घट रहा है ना। हाँ तो एक्सपोनेंशियली घट रहा है। यहाँ पे हम लोग किसके किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं ये भी तो देखो ना, रेट वर्सेस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में। तो रेट वर्सेस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम लोग किससे रिलेट करेंगे? यही वाले रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही रिलेट करेंगे ना। समझ में आ रहा है? रेट लॉ एक्सप्रेशन से रिलेट करेंगे। आर इज इक्वल टू के इंटू आर पे पावर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये तो 1। लिखने बताए रेट लॉ एक्सप्रेशन। हाँ तो आप रेट वर्सेस पावर टाइम 1 आर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन आर पे पावर क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन और ये आर क्या है बताओ? कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इन दोनों में हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये वाई एक्सिस पे है और ये एक्स एक्सिस पे है। और ये के क्या बताएगा? इस ग्राफ का स्लोप। मतलब इस ग्राफ का अगर टेन थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो टेन थीटा का वैल्यू किसका इक्वल आ जाएगा? के का इक्वल आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये स्लोप ऑफ द ग्राफ अगर पूछा जाए, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप किसका इक्वल आ जाएगा? के का इक्वल। कोई डाउट है? देख लो, ये 3 ग्राफ है। 3 ग्राफ जीरो ऑर्डर में भी देखे थे हम लोग और ये फर्स्ट ऑर्डर में भी है। यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन क्या है। जीरो ऑर्डर के केस में एक्सप्रेशन क्या आया था बताओ? सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। ये याद रखना है एक्सप्रेशन हमेशा। ठीक है, जीरो ऑर्डर में क्या आया था एक्सप्रेशन? सी टी इक्वल टू सी नॉट केटी। माइनस के टी। फर्स्ट ऑर्डर में एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? फर्स्ट ऑर्डर के केस में एक्सप्रेशन क्या आ रहा है बताओ? ct इक्वल टू सी नॉट e टू द पावर माइनस के टी। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर के केस में एक्सप्रेशन आ जाएगा सी टी इक्वल टू सी नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के टी। अब ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ तो कम होगा, बट अब लिनियरली कम नहीं होगा। कैसे कम हो रहा है? ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। उसी तरह प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा, बट ये लिनियरली इंक्रीज नहीं होके क्या हो रहा है? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। और ये क्या है? रेट वर्सेस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो ये हम लोग जीरो ऑर्डर में देखे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा था क्या? जीरो ऑर्डर में नहीं कर रहा था, क्योंकि वहां पे पावर हमेशा क्या आ जा रहा था? जीरो आ जा रहा था। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ भी हो रहा था तो रेट का वैल्यू क्या था? हमेशा कांस्टेंट था। ये वाला ग्राफ बताए थे ना, देख लो यहाँ पे। ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला पहला वाला ग्राफ दिख रहा है? हाँ सर। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ भी चेंज हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है क्या? उसके कोरस्पॉन्डिंग नहीं हो रहा है। वो हमेशा किसके इक्वल है? के के ही इक्वल है। क्योंकि यहाँ पे आर पे पावर 0 था तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आ जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? अब रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि अब यहाँ पावर 0 नहीं हो रहा है, पावर क्या आ जा रहा है? 1 हो रहा है। तब ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। मतलब ये y इक्वल टू एम एक्स वाला ग्राफ हो गया। तो ये लिनियरली इंक्रीज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ लीनियर रिलेशन आ जाएगा। और इस ग्राफ का अगर तुमसे स्लोप पूछा जाए तो स्लोप क्या आ जाएगा इस ग्राफ का? किसके इक्वल हो जाएगा स्लोप बताओ तो? के इक्वल के के इक्वल। और के है क्या? रेट कांस्टेंट। के क्या है यहाँ पे? रेट कांस्टेंट। ठीक है, कोई डाउट है? तो ये ग्राफ हो गया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें भी हमको क्वेश्चंस करना है, तो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, तुम लोग बुकलेट जो मिला है उसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूरा कंप्लीट कर लेना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा ना, और उससे पहले वाला जीरो ऑर्डर रिएक्शन और रेट लॉ एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो सब क्वेश्चन ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है सर ये रेट और टाइम का कैसा ग्राफ होगा? रेट और टाइम का रेट और टाइम को रिलेट नहीं कर सकते हैं ना हम लोग, कोई एक्सप्रेशन से। सर मतलब टाइम के साथ रेट घटेगा या बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा फर्स्ट ऑर्डर में?
क्या बोल रहे हो? टाइम के साथ रेट क्या कांस्टेंट रहेगा? रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हो? हाँ रेट ऑफ रिएक्शन को वैसे हम लोग रिलेट नहीं कर सकते हैं टाइम के साथ। ऐसे देख सकते हैं कि टाइम के साथ देखो, वो एक्चुअली हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में बात कर सकते हैं या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो हम लोग दोनों के टर्म में डिफाइन करेंगे ना। तो अगर मान लो तुमको पूछा जाए कि इसके टर्म में, रिएक्टेंट के टर्म में, तो रिएक्टेंट के टर्म में क्या आ जाएगा? रिएक्टेंट के टर्म में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। हाँ सर। तो उसको हम लोग दोनों से रिलेट करेंगे। ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते जाएगा, जैसे रिएक्टेंट के टर्म में हम लोग बोलेंगे तो उसको हम लोग एक्चुअली टाइम से रिलेट नहीं कर सकते हैं, वो कंसंट्रेशन से ही रिलेट कर सकते हैं। वो वैल्यू जो आना चाहिए वो हमेशा तुम्हारा पॉजिटिव आना चाहिए। इसलिए हम लोग देखे होंगे जो शुरुआत में बताए थे पहले क्लास में कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में, तो वहां पे आगे क्या लगाना पड़ रहा था हमको? माइनस साइन लगाना पड़ रहा था, क्योंकि वो वैल्यू, रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू हमको हमेशा क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। तो रेट एक्चुअली हम लोग रिएक्टेंट से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसका डायरेक्ट रिलेशन हम लोग रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से या फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से निकाल सकते हैं। टाइम के साथ हम लोग डायरेक्ट रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं उसका, ठीक है ना। कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वो हम लोग रिलेट कर सकते हैं। फिर रेट और टाइम को वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत। मतलब जैसे ये वाला जैसे देख रहे हो ना, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम हम लोग ड्रॉ किए हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, ठीक है। ये एक रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे रेट वर्सेस रिएक्टेंट है, तो इन दोनों को कंबाइन करके वो इक्वेशन निकालना होगा हमको। क्लियर है? हाँ सर। क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन तो कोई है नहीं, डायरेक्ट रिलेशन है क्या? नहीं सर। नहीं है। तो इन दोनों इक्वेशन को, ये दोनों ग्राफ के इक्वेशन को हमको कंबाइन करके एक नया इक्वेशन निकालना होगा, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो, ठीक है। यस सर। तो इसलिए हम लोग रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये हम लोग डिफाइन करते हैं। ये एक्चुअली रेट लॉ एक्सप्रेशन से आ रहा है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे हमको रिलेशन मिल जा रहा है इन दोनों में, ठीक है ना। रेट लॉ एक्सप्रेशन किसको रिलेट करता है? रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन्हीं दोनों के बीच का रिलेशन होता है, तो इसलिए हम लोग इन दोनों को डायरेक्टली रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर में ये जो फॉर्मूला आ रहा है सी टी इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन जो आया सी टी इक्वल टू सी नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के टी, इसी को हम लोग, ये एक्चुअली एक साइंटिस्ट था जो कि डिराइव किया था, इसको विल्हेमिस फार्मूला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विल्हेमिस फार्मूला, ठीक है। चलो ये नोट कर लो इसको, बाकी हम लोग इससे रिलेटेड जो भी फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चंस होगा वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? बताओ। नहीं सर। चलो नोट कर लियो ना, सारा चीज लिख लियो सब लोग। हाँ सर। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तुम लोग बुकलेट के क्वेश्चंस बना लेना, जीरो ऑर्डर और रेट लॉ एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।